वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ रफ्तार सीरीज ऑफ चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इजंट इट? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं हमारे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। तो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले क्या प्रेजेंट है? पहला फीचर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा होता है हमारे पास? तो हम यूकैरियोटिक हैं, सो वी हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वी हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बट अगर हम बच्चों प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट कैसा है? प्रोकैरियोट के पास पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तभी तो हमने पढ़ा था कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों न्यूक्लियोलस यहां पर नहीं प्रेजेंट होता है। और कहां पर प्रेजेंट होगा? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर और नेकेड होता है। क्यों नेकेड होता है? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। यहां का डीएनए डबल स्टैंडर्ड जरूर होता है बट लीनियर होता है। एंड मोर ओवर यहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे डीएनए को पैकेज करते हैं। तो यहां पर हम नेकेड वर्ड इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो एक भी नहीं मिलती है, एक ही ऑर्गेनेल इनके पास मिलती है और वो कौन सी होती है बच्चों? राइबोसोम यहां पर प्रेजेंट होगी। राइबोसोम यहां पर 70S वाला मिलता है बच्चों, और यहां पर कैसा मिलता है? यहां पर 80S वाला राइबोसोम मिलता है। बट हमारे पास अभी आप पढ़ोगे दो ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास 70S राइबोसोम मिलता है। प्रोटीन सिंथेसिस बच्चों यहां पर क्या चलेगी? कहां पर चल सकती है? यहां पर साइटोप्लाज्म में चल सकती है। और क्योंकि राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी के पास भी हो सकती है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर वी हैव ईआर, जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास भी है, तो ये भी मैं नाम लिख देते हैं जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों ट्रू वैक्यूल। एज वी हैव डिस्कस्ड, वैक्यूल सिर्फ किसका फीचर है? यूकैरियोटिक सेल का। तो ये यूजुअली प्रेजेंट होता है किसमें? इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। बच्चों जब मैं प्लस एंटी लिखती हूं ना, इसका मतलब समझ जाना, प्लस एंटी का मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। ट्रू वैक्यूल की अगर हम बात करें तो यहां पर एब्सेंट होता है, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? यहां पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों गैस वैक्यूल। क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस वैक्यूल, जो कि एक तरीके का सीडो वैक्यूल होता है। जो कि एक तरीके का क्या होता है? सीडो वैक्यूल होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट पढ़ लेते हैं बच्चों, गैस वैक्यूल से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि यार वैक्यूल किसका फीचर है? हमने पढ़ा था यार वैक्यूल तो सिर्फ और सिर्फ किसका फीचर है? यूकैरियोट का है। तो यहां पर कैसे हो गया बच्चों? यहां पर इनके पास एक होता है इंक्लूजन बॉडीज। क्या होता है इनके पास बच्चों? इंक्लूजन बॉडीज। वो इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं? ये इंक्लूजन बॉडीज बच्चों होते हैं जो बैक्टीरिया का रिजर्व मटेरियल होता है। द रिजर्व मटेरियल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडीज। Isn't it? ठीक है, क्या होते हैं ये भी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। देयर इज नो मेम्ब्रेन विच सराउंड्स दिस इंक्लूजन बॉडीज, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? दे फ्रीली लाई इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि इनके पास और कोई कंपार्टमेंट तो है नहीं। वाई? बिकॉज देयर इज नो अदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो दे लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। अगर बच्चों नीट में क्वेश्चन आए कोई मेम्ब्रेन होती है, सीधा सीधा मार्क करना है दैट देयर इज नो मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द इंक्लूजन बॉडी। एग्जांपल के तौर पर हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है? एग्जांपल के तौर पर हमारी एनसीईआरटी लिखती है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। लिख लो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स का नाम। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स के अलावा और क्या लिखती है? साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स। लिख लो साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स बच्चों साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजन स्टोर होगा तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। इसके अलावा एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है गैस वैक्यूल, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। नाम भले वैक्यूल लगा हुआ है
बट बच्चों ये ट्रू वैक्यूल नहीं है, दे आर व्हाट, दे आर सीडो वैक्यूल, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे कि वैक्यूल के पास एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको सराउंड करती है, यहां पर ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो दैट इज सीडो वैक्यूल। तो अभी हम डिफरेंस में क्या पढ़ रहे थे कि ट्रू वैक्यूल होता है या नहीं, तो ट्रू वैक्यूल इनके पास नहीं होता है। और ये गैस वैक्यूल कहां मिलते हैं बच्चों, ये मिलते हैं बीजीए जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। अपार्ट कहां पर मिल सकते हैं, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि दे आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। और पर्टिकुलरली गैस वैक्यूल से क्या समझ रहे हो, क्यों भरा होगा गैस, क्योंकि एक्वेटिक है और एक्वेटिक में इनको फ्लोट करने के लिए चाहिए कुछ ना यार। जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, हमें स्विमिंग नहीं आती, तो हम वो रंग बिरंगे पाइप वाले बोट नहीं होते हैं, देखा होगा, खिलौने बच्चे लेकर के घुस जाते हैं उसमें बैठ करके, क्यों, बिकॉज दे प्रोवाइड फ्लोटिंग प्रॉपर्टी। तो गैस वैक्यूल भी क्या प्रोवाइड करता है, दे प्रोवाइड बायंसी, दे प्रोवाइड बायंसी, और यू कैन से दे प्रोवाइड फ्लोटिंग प्रॉपर्टी टू द बैक्टीरिया। तो ये वो वैक्यूल है जो बैक्टीरिया के पास मिल रहा है, विच इज अ सीडो। सीडो का मतलब बच्चों झूठे, दगाबाज, फॉल्स, झूठा। ठीक है, सच्चा वैक्यूल नहीं है। सच्चा वैक्यूल सिर्फ कहां मिलता है, यूकैरियोट में, और पर्टिकुलरली किसके पास, प्लांट सेल के पास। ठीक है, तो ये हमने जिक्र कर लिया, यहां पर भी लिख भी लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थैलाकोइड। थैलाकोइड प्रेजेंट तो होता है बट नॉट वेल डिफाइंड as in case of, not well defined as in case of क्लोरोप्लास्ट, जो हमें प्लांट सेल में मिलता है। ठीक है, एनवेलप सिस्टम हम बच्चों यहां पर सिंगल एनवेलप सिस्टम बोलते हैं, सिंगल एनवेलप सिस्टम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि याद करो हमने एक ही सेल एनवेलप पढ़ा था, अंदर तो कोई एनवेलप मौजूद ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि अंदर कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं था, इजंट इट। अगर हम यहां बात करें तो यहां पर दो एनवेलप सिस्टम होता है। क्यों, एक तो बाहर की बाउंड्री हो गई सेल की, सेल की एक बाहर की बाउंड्री हो गई, मान लो ये यूकैरियोटिक सेल है, तो एक ये सेल वॉल हो गया, है ना, और सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एनवेलप हो गई, सबसे पहली एनवेलप, एनवेलप नंबर 1। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल में क्या मौजूद हो सकता है बच्चों, यूकैरियोटिक सेल में होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो इनका भी तो तुम एनवेलप काउंट करोगे, तो इनका हो गया एक और, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 एनवेलप सिस्टम। और थैलाकोइड भी ऑब्वियसली इनके पास प्रेजेंट होते हैं अच्छे वाले, बिकॉज प्लांट सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल आता है बच्चों, और प्लांट सेल अच्छे वाले क्लोरोप्लास्ट को रखते हैं, प्रॉपर्ली डिफाइंड क्लोरोप्लास्ट को रखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बच्चों, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा एक सेल है, और सेल के अंदर क्या मौजूद होगा, सेल के अंदर मौजूद होगा वैक्यूल, जो कि हमारे बैक्टीरिया वाले मित्र के पास तो है नहीं, क्योंकि उनके पास सीडो वैक्यूल है। तो जिनके पास वैक्यूल होता है बच्चों, ये आसपास क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म वैक्यूल के अराउंड घूमता है, और इसी मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं बच्चों, इस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को बोला जाता है साइक्लोसिस। क्या बोला जाता है, साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो जहां जहां वैक्यूल होगा भैया घूमेगा भी तो वहीं पर, तो वैक्यूल के हमारे प्रोकैरियोट के पास होता है, नहीं होता है, तो यहां पर मार्क कर दो कि यहां पर साइक्लोसिस नहीं है, वेयर एज यहां पर साइक्लोसिस वुड बी प्रेजेंट। साइज तो आपने पहले ही डिस्कस किया है, ये बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि इसमें कौन आता है, इसमें आता है बैक्टीरिया, और ये कंपैरेटिवली बहुत लार्ज होंगे, क्योंकि इसमें आते हैं एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। फंजाई भी आ सकता है, बट जनरली हम जो बात कर रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल सेल की। क्लियर है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं बच्चों जो आपने याद रखने हैं। देयर आर लिटिल बिट डिफरेंसेस एज वेल, जो हम कहीं ना कहीं टेक्स्ट में ऑलरेडी पढ़ लेंगे। ठीक है, सो ये आपका बेसिक डिफरेंस है, और हमने थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लिया पहले लेक्चर का। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल तो पढ़ लिया था, अब हम बात करेंगे कि हमारा एक यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है कि यूकैरियोटिक सेल कैसा है। यूकैरियोटिक सेल के पास प्रॉपरली डिफाइंड क्या है, यूकैरियोटिक सेल के पास प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस है, क्योंकि यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। और एनसीईआरटी में एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है पहले ही लाइन में, दैट इनके पास एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है, इनके पास एक्सटेंसिव
कंपार्टमेंटलाइजेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपार्टमेंटलाइजेशन? कंपार्टमेंट्स यार, कंपार्टमेंट्स है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसका क्या मतलब है यार? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई भी एक प्लांट सेल दिखा दूं, जैसे ये है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देखो ना, इनके पास अपना साइटोप्लाज्म वाला एक जगह है, न्यूक्लियोलस के अंदर का अपना सामान है, हमारा वैक्यूल प्रेजेंट है, ईआर प्रेजेंट है, तो हर ऑर्गेनल प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन हो चाहे सिंगल मेम्ब्रेन हो, तो उनका अपना जगह है, सेल का ओवरऑल अपना जगह है, तो बहुत सारे जगह हैं, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, ये इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं कहीं लिख देती हूं जैसे तुम्हें समझ में आए। अगर ये वर्ड मिलेगा तो इसका मतलब होता है प्रेजेंस, और अगर मेरा कहीं ये वर्ड मिल रहा है तो दैट मीन्स प्रेजेंट। धीरे धीरे आदत हो जाएगी बच्चों, टेंशन ना लेना, ठीक है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। अगर हम बात करें कि सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स सेम होते हैं, नो, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि एक यूकैरियोटिक सेल में क्या आ सकता है, बहुत सारे यूकैरियोटिक किंगडम्स होते हैं बच्चों। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या आएगा? यूकैरियोटिक सेल में आता है तुम्हारा प्रोटिस्टा। पढ़ोगे एक चैप्टर में प्रोटिस्टा क्या होता है। प्रोटिस्टा में तुम्हारा आ जाता है बच्चों क्या क्या? डाइटम्स, यूग्लिना, जितने भी प्रोटोजोआ हैं, जिसमें तुम्हारे अमीबा वगैरह आ गए, जो मलेरिया वाला पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम आ गया, ये सारे के सारे बच्चों यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। पैरामीशियम इज व्हाट? पैरामीशियम इज ऑल्सो यूकैरियोट, पैरामीशियम इज ऑल्सो यूकैरियोट, ठीक है। इसके अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, और फंजाई के अलावा प्लांट, और एक और किंगडम आता है एनिमल वाला, किंगडम एनिमेलिया, और यू कैन जस्ट से एनिमल किंगडम। तो ये सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक वाले। तो क्या सारे के सारे आइडेंटिकल हैं? नो मेरे बच्चों, सारे के सारे आइडेंटिकल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बच्चों, सिंस वी आर स्टडिंग बॉटनी, तो वी आर पर्टिकुलरली कंसर्न्ड विथ अ प्लांट सेल। तो हम इस पूरे चैप्टर में एक टिपिकल प्लांट सेल को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के पास क्या क्या हो सकता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल है। अगर मैं इस टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में से सेल वॉल हटा दूं, माइनस लिखा है ना, माइनस सेल वॉल, तो जो चीज बन करके आती है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो हाउ वी कैन डिफाइन प्रोटोप्लास्ट? हाउ वी कैन डिफाइन प्रोटोप्लास्ट? वी कैन डिफाइन सेल विदाउट सेल वॉल। जैसे प्लांट सेल के पास तो सेल वॉल होती है, बट क्या एनिमल के पास सेल वॉल होती है? नहीं। दैट मीन्स एनिमल सेल इटसेल्फ इज व्हाट? इटसेल्फ इज व्हाट? प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल हटाओ, जो बचा वो प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं इस प्रोटोप्लास्ट में से जितने भी नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं, क्या हटा दूं? नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट। तो हमारा जो अब चीज बन करके आएगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। दैट वुड बी कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि नॉन लिविंग चीजें तो हटा दी, तो बचा खुचा क्या बचा? लिविंग पार्ट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल। जैसे याद करो 9th क्लास में हम पढ़ते थे यार कि स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है, तो क्यों उसको डेड बोला जाता था? क्योंकि बच्चों उसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता था, है ना। प्रोटोप्लाज्म है तो लिविंग है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो डेड है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। ये भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों रिसेंट ईयर में, ठीक है। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म में से क्या हटा दो बच्चों? प्रोटोप्लाज्म में से चलो हटा देते हैं अब न्यूक्लियस। अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस हटा दें, विच इज अ ब्रेन ऑफ द सेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जो अब चीज बन करके आती है, दैट इज साइटोप्लाज्म। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म जब हम कंसिडर करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ऑल्दो न्यूक्लियस इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आते हैं। तो अगर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पूछा जाएगा तो उसमें न्यूक्लियस कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है।
तो प्रोटोप्लाज्म में से क्या माइनस किया, न्यूक्लियस, तो हमारा क्या बन करके आया, साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो क्या होता है, ये फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो कि कॉमन चीज होती है जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में दिखाई देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, साइटोप्लाज्म में हमारे होते हैं बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स। तो अगर हम इसमें से जो भी सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं वो माइनस कर दें, अब वो हटा दें, डिलीट कर दें, सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, सेल्यूलर की जगह मैं लिखती हूं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, और भी जो हमने ऑर्गेनल्स पढ़े हुए हैं पहले लेक्चर में। तो अब हमारा जो चीज बन करके आता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। वैसे तो आपके लेवल पर साइटोप्लाज्म और साइटोसोल को सेम कंसिडर कर लिया जाता है, बट देयर इज अ डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, उस फ्लूइड मैट्रिक्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम्स, इन सबको हटा दो, सो द लेफ्ट आउट पोर्शन वुड बी कॉल्ड एज साइटोसोल। जैसे बूंदी का रायता खाओ यार, है ना, बूंदी को सारे मान लो सेलुलर ऑर्गेनल्स, बूंदी हटा दो, जो बचा कुचा रह गया दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर साइटोसोल। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन कंपोनेंट है जो किसके पास प्रेजेंट होता है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के पास, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, एकमात्र एक ही ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, दैट इज राइबोसोम। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद हम क्या बात करेंगे बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे, ये दोनों डायग्राम जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि दे विल रिमूव द लेबलिंग, और लेबलिंग वाले क्वेश्चंस डायग्राम से आते हैं, पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में जो दिए हुए होते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है मेरे बच्चों, ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने पढ़ी थी कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है टू दैट ऑफ प्रोकैरियोट। क्यों, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा यार कैसे पता चला हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, पहली बात तो हम ये कहते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज द एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, दैट इज द एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्यों है एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, यार देखो ना, हमने पढ़ा था सेल वॉल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इजंट इट। जैसे हमारे पास डू वी हैव सेल वॉल, नो वी डू नॉट हैव सेल वॉल, पर क्या जिंदा नहीं है, बड़े मजे में जिंदा है, अच्छे खासा लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, है ना। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना ही होना चाहिए, एब्सोल्यूट मतलब टोटल रिक्वायरमेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और जो भी आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी कर पा रहे हैं, द डिटेल स्ट्रक्चर is possible only after discovery of which microscope, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से बच्चों हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर प्रॉपरली हम स्टडी कर पा रहे हैं, अदरवाइज इतना प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। बहुत सारी केमिकल स्टडी हुई थी, ठीक है, केमिकल स्टडी हुई थी मेम्ब्रेन पे, और किस मेम्ब्रेन पे की गई थी, रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन पर। और इस पे स्टडी करने के बाद बताया गया था बच्चों कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो जनरली किसका बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। और कितना परसेंट बोला था बच्चों, परसेंटेज जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है दैट इज 52:40, जिसमें 52 पार्ट्स क्या है लिपिड एंड 40 पार्ट्स क्या प्रेजेंट है बच्चों, प्रोटीन का पार्ट प्रेजेंट है, प्रोटीन का कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो यार वैसे तो बहुत सारे मॉडल आए और गए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और गए, तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था ना इसके लिए, द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, हम सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है, जो एक्स्ट्रा है वो भी करेंगे। द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। और ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने प्रपोज किया था, दिस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल was proposed by Singer and Nicholson।
किसने किया था बच्चों? सिंगर एंड निकोलसन में इन द ईयर 1972। बच्चों सिर्फ वही साइंटिस्ट करेंगे और वही ईयर करेंगे विच इज देयर इन द एनसीईआरटी, बिकॉज यार हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी है ना, तो हम हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं, तो हम सिर्फ एनसीईआरटी पर डेट्स और साइंटिस्ट पर फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहां पर यार देखो एक नाम आ रहा है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, तो यहां पर ये फ्लूइड और मोज़ैक वर्ड है किसके लिए? यहां पर ये जो फ्लूइड वर्ड है दिस स्टैंड्स फॉर लिपिड, ये भी क्वेश्चन आता है, और ये जो मोज़ैक वर्ड है ये किसके लिए है? प्रोटीन के लिए। तो ऐसा कहा जाता है ये सब स्टडी करने के बाद कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो लिपिड की है, और उस लिपिड के लेयर में कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है? प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मोज़ैक के फॉर्म में अपीयर हो रहा है। तो यहां से इस पूरी कहानी के बाद जो हमें पता चल पा रहा है बच्चों, हमें पता चल पा रहा है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड एंड प्रोटीन की। तो लिख लेते हैं, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एज वेल एज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। कौन सी मेम्ब्रेन पे स्टडी की थी? आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। लिपिड में भी कौन सा लिपिड होता है बच्चों? पर्टिकुलरली लिपिड में भी जो लिपिड पाया जाता है इनके में दैट इज फॉस्फोलिपिड, दैट इज फॉस्फोलिपिड। और ये फॉस्फोलिपिड किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? दे आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, दे आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब दो लेयर। कैसे? इस तरीके से, एक ये ऊपर वाली लेयर और एक नीचे वाली लेयर। फिर एक और चीज एनसीईआरटी ने लिखी है बच्चों, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि कौन सा लिपिड मिलता है। तो एनसीईआरटी ने कौन सा लिपिड लिखा हुआ है बच्चों? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसराइड्स। Phosphoglyceride is common lipid which is present in the layer of plasma membrane. तो यहां से हमने देखा कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। लिपिड में भी कौन सा? फॉस्फोलिपिड में कितनी लेयर में अरेंज है? दो लेयर में अरेंज है। और कौन सी लिपिड जनरली कॉमन होती है बच्चों? फॉस्फोग्लिसराइड। क्लियर है? इसके बाद बच्चों चलो बाई लेयर बना लेते हैं। बाई लेयर ये देखो, ये हमारी है लिपिड बाई लेयर। ऐसा लग रहा है कोई इंसान बना रहे हैं, ये कोई इंसान नहीं है बच्चों, इसका सर और पैर है। ये सर और पैर किसका है? ये हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये कितने लेयर में अरेंज है? दो लेयर में। ये एक ऊपर वाली लेयर है और ये नीचे दूसरी लेयर है। क्लियर है ना? फ्रेश पेज लेते हैं। अब हम एक फॉस्फोलिपिड बनाते हैं। दिस इज वन फॉस्फोलिपिड। अब इस वन फॉस्फोलिपिड में बच्चों ये उसका सर है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? हेड। और ये नीचे तुम्हें क्या दिखाई दे रहे हैं? दो। ये तुम्हें दो दिखाई दे रहे हैं इसके टेल। इजंट इट? ये पूरा का पूरा कंपोनेंट हमारा क्या है? ये पूरा का पूरा कंपोनेंट हमारा फॉस्फोलिपिड है, दैट इज फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब हम हेड की बात कर रहे हैं। बच्चों हमारा हेड कैसा है? कहां पे प्रेजेंट है? तो सबसे पहले लिख लो, दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस। टेल कहां पे प्रेजेंट है? टेल देखो इस डायग्राम में बच्चों, ये अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है ना? सर कहां की तरफ है? बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है। क्यों? क्योंकि बाहर का हमारा एनवायरमेंट कैसा है? सेल में एनवायरमेंट कैसा होता है बच्चों? एक्वस एनवायरमेंट, एक्वस एनवायरमेंट है ना? तो सर को पानी से प्यार है, तभी वो एक्वस एनवायरमेंट को फेस कर रहे हैं। ये पूंछ को, टेल को पानी से प्यार नहीं है, ये अपने आप को पानी से बचाना चाह रहे हैं। इजंट इट? तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि क्योंकि हेड को पानी से प्यार है, और जिनको पानी से प्यार होता है उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है लविंग, और हाइड्रो का मतलब तो आपको पता ही है, हाइड्रो का मतलब होता है प्यार। सॉरी, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, है ना? और पानी से जिनको प्यार हो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोफिलिक। एक वर्ड और यूज किया जाता है इनके लिए, दैट इज इट इज पोलर। ठीक है, क्या है ये? पोलर है। टेल की बात करूं बच्चों, तो टेल कितने हैं? आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, दो। किधर की तरफ मौजूद है? इनर की तरफ। क्यों? बिकॉज इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। किस एनवायरमेंट से? एक्वस एनवायरमेंट से, क्योंकि हमारा सेल का आउटर मोस्ट जो रीजन है वो कैसा है? एक्वस है। ठीक है, इनको पानी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, इनको फोबिया है, तो हम क्या वर्ड लिखेंगे? हाइड्रोफोबिक। फोबिक बहुत लोगों को डर होता है, बहुत लोगों को एग्जाम से डर होता है, तुम्हें भी हो रहा होगा नीट से, बट ट्रस्ट माय स्टूडेंट्स,
अच्छे से पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो। बहुत ऐसे बच्चों को भी निकालते हुए देखा है जो अपने आप बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, है ना। सो यू हैव टू जस्ट बिलीव योरसेल्फ, इजंट इट। तो फोबिक का मतलब डर निकालो, है ना, फोबिक का मतलब डर, तो दैट इज फियर। किससे डर है? पानी से डर है। इनको और क्या बोलते हैं हम? नॉन पोलर। और एनसीईआरटी ने एक और बात लिखी हुई है, ये कैसे हाइड्रोकार्बन से बने हुए? सैचुरेटेड। वैसे तो दोनों होता है यार, बट एनसीईआरटी सैचुरेटेड लिखती है तो मान लो, इजंट इट। ओके, सो हमने टेल की बात कर ली, हमने हेड की बात कर ली। हेड बाहर की तरफ है, टेल अंदर की तरफ है। रीजन भी समझ लिया ऐसा क्यों होता है। बट यार स्टडी वहीं पर खत्म नहीं हुई। फिर लोग आए और ये बोला कि अब इनकी क्या की गई? इनकी की गई बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। इनकी की गई बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब स्टडी। और बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन also contains cholesterol. अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, आप डायग्राम अगर एनसीईआरटी का देखोगे तो दे ऑल्सो कंटेन शुगर, और या तो शुगर नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? दे ऑल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। चलो डायग्राम से भी पढ़ लेते हैं। मैं आपको एक 3D डायग्राम दिखा भी सकती हूँ बच्चों, क्योंकि हम जो बनाते हैं ना वो बनाते हैं 2D डायग्राम, बट 3D डायग्राम से समझना बहुत इजी हो जाता है। जैसे ये देखो, ये ऊपर वाली लेयर चल रही है, देखो डायग्राम से पता चल रहा है ना कितनी इलास्टिक है, दे आर फ्लेक्सिबल, इजंट इट। यहां से हमें पता चल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इलास्टिक है। अब आप देखो, ये सर है ना, ये सर है हमारा, ये हेड है, और ये जो नीचे इनका क्या है? टेल है। ऊपर वाली लेयर में भी यही मौजूद है, नीचे वाली लेयर में भी यही मौजूद है। इसके अलावा देखो तुम्हें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की चेन दिखाई दे रही है, इजंट इट। और बीच बीच में इनके में क्या मिलता है बच्चों? कोलेस्ट्रॉल्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। चलो हम अपना डायग्राम बना लेते हैं, ये तो मैंने आपको इजी करने के लिए दिखाया है, ठीक है। लेट्स ड्रॉ दी डायग्राम। तो ये सारा हम क्या बना रहे हैं? ये सारा हम बना रहे हैं लिपिड की बाइलेयर। तो यार हमने लिपिड पे तो बहुत सारी चर्चा की, हमने प्रोटीन के बारे में तो चर्चा ही नहीं की है ना। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे बच्चों तो एक और लाइन लिखी हुई है, एक और लाइन लिखी हुई है, दैट इज कि जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं ना, जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। और ये 2 टाइप्स किस बेसिस पे दिया हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ ease of extraction, on the basis of ease of extraction, कि कितने easily तुम extract कर सकते हो। तो we have 2 types of proteins. Number 1, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट हो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? उनको बोलते हैं पेरीफेरल। पेरीफेरी का मतलब बाहर। इसके लिए एक और वर्ड का इस्तेमाल होता है, दैट इज एक्सटर्नल, या एक और वर्ड का इस्तेमाल होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो होते हैं बच्चों कहां पे मिलेंगे तुम्हें? ये मिलेंगे तुम्हें ऑन सरफेस। कौन से? आउटर सरफेस पे, बाहर की तरफ। और अगर मैं दूसरे प्रोटीन की बात करूं, दूसरा प्रोटीन का नाम क्या होता है बच्चों? ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल, या हम इनको इंटीग्रल, या हम इनको इंट्रिंसिक बोल सकते हैं। और ये जो होते हैं ना इस तरीके के प्रोटीन, या तो ये पार्शियली धसे पड़े होंगे मेम्ब्रेन में, या कंप्लीटली धसे पड़े हो सकते हैं। लेट्स राइट, कैन बी पार्शियली बरीड और कंप्लीटली बरीड। तो अभी हमने देख लिया कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। नाउ लेट्स ड्रॉ द प्रॉपर डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हमने इतना लेयर बनाया हुआ था, थोड़ा और बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पर अब थोड़ा सा हम बनाते हैं प्रोटीन्स, कलरफुल। डायग्राम कलरफुल बनाया करो बच्चों, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है ना फोटोजेनिक होती है। जैसे हमें मूवी के डायलॉग्स रटे पड़े होते हैं ना, हमें ये सब भी रट जाएगा, मन से जो चीज करोगे यार, ठीक है। तो ये हमने एक और प्रोटीन बनाई,
ये हमने एक और प्रोटीन बनाई, बस थक गए अब हम, है ना, अब रोक देते हैं, ठीक है। और बनाते हैं, चलो कुछ। ये भी हमने बनाई एक तरीके की प्रोटीन, ये भी हमने एक तरीके की प्रोटीन बनाई, ठीक है। तो ये प्रोटीन हो गया, ये भी प्रोटीन हो गया, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, और ये जो ग्रीन वाला बनाया है ये भी प्रोटीन है। तो आपको जैसा समझ में आ रहा होगा बच्चों, डायग्राम से ही हमारी लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन है जो धसा हुआ है, इजंट इट। तो यहां पर देखो यार, ये बाहर की तरफ है, तो ये कैसे प्रोटीन है? ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, जिसका हमने बहुत सारा नाम लिखा हुआ है, एक्सटर्नल प्रोटीन है। जैसे ये भी कैसा है? ये भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। येलो वाले सारे के सारे क्या हैं? एक्सट्रिंसिक हैं। ये वाला हमारा इंटरनल है, ये वाला भी हमारा क्या है? इंटरनल है। ये वाला भी इंटरनल जरूर है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? ये पूरे मेम्ब्रेन में धसा हुआ है। ये वाले और ये वाले, ये वाले और ये वाले तो आधे धसे हुए हैं, पार्शियली बरीड है, बट ये वाला कंप्लीटली बरीड है। दिस इज कंप्लीटली बरीड। तो जो इंटरनल प्रोटीन बच्चों कंप्लीटली बरीड होता है, ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज टनल प्रोटीन, दे आर नोन एज टनल प्रोटीन, या हम इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? दैट रन्स थ्रूआउट द मेम्ब्रेन, दैट रन्स थ्रूआउट द मेम्ब्रेन, कंप्लीटली धसी पड़ी है मेम्ब्रेन के अंदर। क्लियर है? इसके बाद देखो यार, अगर यार तुम्हें कांटा चुभ रहा है, तुम्हें ऊपर ही ऊपर चुभ गया तो यार तुम अपने आप से निकालोगे। अगर ज्यादा प्रेशर से चुभ गया तो भैया अंदर चला गया है वो, तो किसको निकालने में मुश्किल आएगी? जो अंदर धसा पड़ा है। सिमिलरली किसको डिफिकल्ट होगा निकालना? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को। क्यों ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को डिफिकल्ट होगा निकालना? क्योंकि बच्चों वो कंप्लीटली बरी हैं, पूरे मेम्ब्रेन में धसे पड़े हुए हैं, तो इनकी एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट होती है। और इसीलिए इनकी एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट होती है तो हमें डिफिकल्ट मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ना, एक्सट्रैक्शन इज डिफिकल्ट, देयरफॉर require crude methods like washing with detergents, तो डिटर्जेंट से वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद वो लूज हो जाएंगी और आसानी से बाहर आ जाएंगी, क्योंकि आसानी से इतने जल्दी ये बाहर आती नहीं है क्योंकि धसी पड़ी है। तो वी हैव डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, और ये लाइन एनसीईआरटी की है बच्चों की, किस बेसिस पर इनको किया गया है, कितने इजिली तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब होता क्या है यार, प्रोटीन्स, अब देखो यहां पर लिपिड की लेयर है, तो लिपिड की लेयर के पास तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें मिलता है शुगर की चेन, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जैसे तुम डायग्राम में देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। क्या मिलता है तुम्हें जनरली प्रोटीन से? ये तुम्हें, ये क्या बना रही हूं मैं? ये बना रही हूं शुगर की चेन्स, ये बना रही हूं शुगर की चेन्स। तो जब शुगर की चेन्स बनती है ना बच्चों, ओहो जस्ट अ सेकेंड, टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया था, ये चेन बना लो, ब्रांच भी हो सकती है जैसा हमारी एनसीईआरटी लिखती है, दिस इज शुगर, ठीक है। तो जब एक शुगर किससे जुड़ा हुआ है? एक शुगर किससे जुड़ा हुआ है? प्रोटीन से। तो जब एक शुगर प्रोटीन से जुड़ जाता है ना बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। और जब यही लिपिड से जुड़ा हो शुगर, क्योंकि शुगर की चेन तो प्रेजेंट हो ही सकती है, तो उस शुगर को हम क्या बोलते हैं? उस शुगर को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको का मतलब हो गया शुगर। तो इनका जो प्रपोर्शन होता है ना वो सेम हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए वी से कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दैट इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब सेम नहीं होती हर तरफ से, हर सरफेस से। इसके अलावा हमने डायग्राम में भी डिस्कस किया था कि इसका नेचर कैसा होता है। इसका नेचर होता है इलास्टिक। इलास्टिक क्यों? क्योंकि ये बनी हुई लिपिड, लिपिड को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड नेचर का है। कैसा नेचर का है? फ्लूइड नेचर का है। और इसके अलावा हम इसको बोलते हैं बच्चों सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों? सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर सब कुछ को नहीं आने देगा।
सॉल्वेंट तो आ सकता है along with some selected solutes and that is why we say it is selective permeable. तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टुगेदर इन सबको हम क्या बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी है उसका नेचर बहुत डायनामिक है, वर्सेटाइल है, डायनामिक है. क्लियर है? तो ये हमने बात की. इसके अलावा बच्चों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, किसकी बनी होती है? लिपिड. लिपिड का नेचर कैसा होता है? फ्लूइड लाइक. तो ये फ्लूइड लाइक नेचर होने की वजह से इट इनेबल lateral movement of protein. It enable lateral movement of protein. lateral मतलब sideways बच्चों. जबकि लिपिड क्या कर सकते हैं? लिपिड दे शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. जैसे फ्लिप फ्लॉप डांस भी होता है बच्चों, सर नीचे आ जाए पैर ऊपर आ जाए, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है ना. तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ लिपिड शो करते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमेशा शो करते रहेंगे. ये मूवमेंट भी ये रेयरली शो करते हैं. ठीक है. प्रोटीन तो फ्लिप फ्लॉप नहीं शो करेगा. प्रोटीन कैसा मूवमेंट शो करता है बच्चों? लेटरल. लेटरल मतलब साइडवेज. इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, और किसी भी तरीके का मूवमेंट ये शो नहीं कर सकता. क्लियर है? इसके बाद बच्चों हम कहते हैं कि लिपिड की जो फ्लूइड है ना, ये इनेबल कर रही है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स. इसका क्या मतलब है? यार एक बीकर लो अपने घर में, या ग्लास ले लो अपने घर में, उसमें तुम भर लो पानी. यार पानी भर लो, पानी भरने के अलावा कोक भर लो, माजा भर लो, जो मर्जी भर लो अपने श्रद्धा अनुसार, और उसमें डाल दो बर्फ, है ना. तो हम इस पानी को क्या इमेजिन कर लें? लिपिड. और जो इसमें आइस डालोगे तुम, ये जो तुम आइस डालोगे, इसको क्या कंसिडर कर लो? इसको कंसिडर कर लो प्रोटीन. जो पानी डाला, पानी नहीं लिखती हूं यार, मैं तो भावनाओं में बह रही हूं. वाटर को जो डाला उसको हमने मान लिया लिपिड, और जो आइस डाली उसको हमने मान लिया प्रोटीन. तुम ये सब करने के बाद उस ग्लास को हिलाओ, उस जग को हिलाओ, तो क्या आइस पूरी तरीके से पलट जाता है? नहीं, आइस सिर्फ इधर उधर होता है. तो आइस की इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? लेटरल मूवमेंट. तो प्रोटीन्स भी लेटरली मूव कर सकता है लिपिड की मेम्ब्रेन में. और प्रोटीन ये थोड़ी बहुत मूवमेंट बच्चों सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमने नेचर कैसा लिया है, हमने अंदर चीज कैसी ली है? हमने अंदर चीज ली है लिपिड की, क्योंकि वो फ्लूइड होती है. अगर तुम बालू भर लो, है ना, उसमें गिट्टी डाल लो, पत्थर डालो, उसके बाद किसी चीज को घुमाओगे तो नहीं घूम सकता. क्यों? क्योंकि बालू में थोड़ी कोई मूवमेंट होगी प्रोटीन की. हमें कैसा नेचर चाहिए प्रोटीन की मूवमेंट के लिए? फ्लूइड नेचर चाहिए. इसीलिए एक लाइन और कहते हैं कि प्रोटीन्स किसकी तरीके से हैं? प्रोटीन्स आइसबर्ग्स हैं. प्रोटीन्स आर जस्ट लाइक आइसबर्ग्स that floats on sea of phospholipids. क्लियर है बच्चों? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हमारा जो लिपिड होता है वो कैसा होता है बच्चों? लिपिड का नेचर फ्लूइड होता है, और फ्लूइड नेचर की वजह से हमारा प्रोटीन मूव कर पा रहा है. ठीक है. तो ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर रिलेटेड बात की है. अब हम बात करते हैं यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन कैसा होता है. ठीक है. जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है बच्चों? फ्लूइड नेचर. तो इस फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से कुछ फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं. जैसे ये आसानी से सिक्रीशन में हेल्प करता है. कोई भी चीज सेल से बाहर जानी तो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सिक्रीट आउट हो जाती है. और यार ये इलास्टिक है ना, अभी हमने लिखा, तो जब सेल की ओवरऑल ग्रोथ होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ग्रो कर जाता है. तो उसमें क्या हेल्प कर रहा है? ये किस तरीके से हेल्प कर रहा है? सेल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है. फिर दे ऑल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन. दो सेल के बीच में जंक्शन बना सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? दे हेल्प इन इंटर सेल्यूलर जंक्शन फॉर्मेशन, और यू कैन राइट फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन. इसके अलावा बच्चों ये किसमें हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट बच्चों ये भी हमें बेसिक तो पता ही है. ट्रांसपोर्ट हमारा दो तरीके का होता है. एक होता है पैसिव
और एक होता है बच्चों कैसा, एक्टिव। अगर मैं एक मेम्ब्रेन ड्रॉ करूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है, किसकी, हमारी लिपिड की मेम्ब्रेन है ना, तो जो कैसी होती है, बाई लेयर होती है। और इस बाई लेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, प्रोटीन्स, जो कि क्या बनाते हैं, टनल। मान लो ये प्रोटीन्स है, दीज आर व्हाट, प्रोटीन्स। टनल प्रोटीन मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो इंटीग्रली, बट पूरे मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं, ठीक है। और बना लेते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ी और लिपिड की लेयर एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फंक्शन है मेरे बच्चों। तो क्या क्या चीजें किस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होंगी, अगर गैस का डिफ्यूजन होना है तो बड़े आसानी से गैस आ जाएगा। गैस किसके थ्रू आएगा, डिफ्यूजन के थ्रू, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। फिर हमें पता है कि बच्चों पानी भी बड़े आसानी से आ सकता है, पानी भी डिफ्यूज कर सकता है। पानी के डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस, ठीक है। बट अगर किसी पोलर मॉलिक्यूल को आना है तो पोलर मॉलिक्यूल ऐसे नहीं आ सकता, इट विल टेक द हेल्प ऑफ टनल प्रोटीन। और अगर कोई एक प्रोटीन एक मॉलिक्यूल को कैरी करता है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, तो वो कैरियर प्रोटीन की मदद ले रहा है, उस मदद को हम बोलते हैं फैसिलिटी। तो इस डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, इस डिफ्यूजन को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर है। इसके बाद कुछ आयंस वगैरह भी होते हैं बच्चों। आयंस क्या करते हैं, जैसे मान लो सोडियम आयन है, कौन सी आयन है, सोडियम आयन। ये सोडियम आयन क्या करती है, हाँ, ये जो सोडियम आयन है बच्चों, ये भी नहीं आ सकती मेम्ब्रेन के थ्रू, ये भी क्या कराएंगे, ट्रांसपोर्ट तो हो गए, बट इनके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होगी एटीपी। और जब एटीपी खर्च होता है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स अभी हमने देखा कि नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू आ जाए कोई एटीपी खर्च नहीं हुई, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू आ जाए कोई एटीपी खर्च नहीं हुई, ऑस्मोसिस के थ्रू आ जाए कोई एटीपी खर्च नहीं हुई। बट अगर कोई पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन की ट्रैवलिंग हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो एटीपी खर्च हो रही है। और जहां पैसे खर्च हो बच्चों, वो ट्रांसपोर्ट कैसा बन जाता है, वो ट्रांसपोर्ट बन जाता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम यहां पे भी प्रोटीन्स था, यहां पर इस प्रोटीन ने कोई भी पैसा खर्च नहीं कराया, यहां पर पैसा खर्च करा रहा है। तो बच्चों मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेगा, ठीक है। कैरियर प्रोटीन दोनों में इस्तेमाल है, जहां पर कैरियर प्रोटीन पैसे खर्च करवा दे दैट वुड बी योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां ना खर्च करवाए दैट वुड बी योर पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट फैसिलिटी मिली है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे। यार मान लो यार बहुत बड़ा मंदिर है यार, हम तिरुपति बालाजी जाते हैं, है ना, वहां पर यार आपको पता है श्रद्धा अनुसार लाइन लगाओ, है ना, नहीं तो अजमेर शरीफ में भी यही है, बहुत लाइन लगती है। देखो ना दिग्गज सेलिब्रिटी लोग को मूवी अगर रिलीज होने वाली है तो कहाँ चले जाएंगे, साईं बाबा के मंदिर चले जाते हैं मुंबई में जो है, या एक गणेश भगवान का जो मंदिर है, जाते हैं ना यार। तो आपको पता है जितने फेमस मंदिर हैं, है ना, या दरगाह, वहां लाइन बहुत लगती है। तो यार लाइन लगती है तो क्या होता है, जो गरीब आदमी है या जिनके पास बहुत पैसा नहीं है वो लाइन में लगते हैं, धीरे धीरे फिर दर्शन लेते हैं। तो धीरे धीरे वाला मूवमेंट कौन हो गया, डिफ्यूजन। यार कोई थोड़ा पैसे वाला होगा, उसको छुट्टी ज्यादा मिली नहीं है, वो एक ही दिन के लिए आया है, पता चला एक दिन पूरा ही चला गया लाइन लगने में, तो वो क्या खर्च कर देता है, पुलिस वाले लगे होंगे या ऐसे ही शॉर्टकट बहुत सारे लोग हैं जो ले जाते हैं पैसे ले जा करके। मान लो अंबानी जी आ गए, थोड़ी लाइन में लगेंगे, वो लेंगे वीआईपी एंट्री, है ना, पैसा बहुत है हमारे पास, है ना, दिया पुलिस वाले को, पुलिस वाला यहाँ पर क्या बना, पुलिस वाला यहाँ पर बना कैरियर प्रोटीन, कैरी कर रहा है ना, क्या खर्च करवा रहा है उनसे, पैसे करवा रहा है। तो वही कैरियर प्रोटीन जब पैसे खर्च करवाए तो क्या बन जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब वही पुलिस वाला है, बट कोई मिनिस्टर आ जाए यहाँ पर, कोई सीएम आ जाए किसी स्टेट का, तो क्या पैसे खर्च करेगा, नहीं, उनको वो सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, पैसे खर्च नहीं करेगा यार। तो उनका डिफ्यूजन कैसा हो जाएगा, उनका ट्रांसपोर्ट कैसा हो जाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो डिपेंड करता है भाई बंदा कौन सा है, डिपेंड करता है भाई मॉलिक्यूल कौन सा है, उसके ऊपर सारा का सारा चीज निर्भर है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया बच्चों कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में
देयर इज नो एटीपी विच इज रिक्वायर्ड, है ना, और एक्टिव में इट इज एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। वैसे तो हमने यहाँ पर काफी कुछ पढ़ लिया है, बट एक ट्रांसपोर्ट चैप्टर है बच्चों, वहां पर डिटेल में पढ़ना है ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो आप एनिमल उसमें पढ़ोगे, ये चलती है एनिमल सेल्स में, ठीक है। और पैसिव का एग्जाम्पल सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। सो दिस वाज अबाउट ट्रांसपोर्ट जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। बच्चों इसके अलावा एक और तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, बल्क ट्रांसपोर्ट। यार अगर कोई चीज बल्क में जानी है तो एक एक करके तो जाएगी नहीं, बल्क मतलब मास में चीजें जा रही हैं। अब तुम्हें डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं डायग्राम दिखाने से पहले, कि बल्क ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ना बच्चों, वो दो तरीके के होते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट देयर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से, एक होता है बच्चों मेरे एंडोसाइटोसिस। क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। और एक बच्चों मेरे होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडो में देखो नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है, एंडो का मतलब क्या होता है बच्चों, अंदर आना, है ना। तो ऐसे याद करेंगे, एंडो का मतलब विद इन, है ना। किसके विद इन, विद इन दी सेल। अब जो विद इन दी सेल है, इसका मतलब क्या है, मतलब सेल के अंदर कोई चीज की एंट्री होगी, ट्रांसपोर्ट होगा। तो वो खाना भी हो सकता है और पानी भी हो सकता है, मतलब लिक्विड चीज भी हो सकता है। दैट मीन्स एंडोसाइटोसिस इटसेल्फ कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं बच्चों एंडोसाइटोसिस, और एक को हम बोलते हैं बच्चों, सॉरी, एक को हम बोलते हैं बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, पिनोसाइटोसिस, एंड दूसरे वाले को बोलते हैं बच्चों फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस हम बोलते हैं जब सेल के अंदर कोई लिक्विड आता है, और लिक्विड जब हम पीते हैं तो क्या बोलते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। और कोई सॉलिड चीज जब अंदर आती है तो सेल खा रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग प्रोसेस, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होती है चीज। इसके लिए हम देखेंगे सुंदर सा डायग्राम जो भी हमने दिखाया था, ये देखो देखो। अब यहां पर देखो यार एक चीज, यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का हिस्सा है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, द सेल। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो बल्क में ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, बट यहां पर देखो रास्ता तो बंद है ना, बल्क में आने की कोशिश कर रहे हैं बट कुछ जगह नहीं मिल रही इनको। तो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनको अंदर लाना है, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस गई है, और धसने के बाद इन सारे मॉलिक्यूल्स को खा लिया है। जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से पिंच ऑफ हो जाती है, मतलब टूट जाती है। और टूटने के बाद देखो ये वेसिकल्स के फॉर्म में क्या आ गई है, सेल के अंदर आ गई है। तो जो मॉलिक्यूल्स ये सारे पहले सेल के बाहर थे, बट आफ्टर एंडोसाइटोसिस ये सारे के सारे सेल के अंदर आ गए। अब दो वेसिकल्स मिलेंगे आपको, एक वेसिकल्स मिल सकता है बच्चों किसमें, एक वेसिकल्स आपको मिल सकता है जब पानी अंदर जा रहा हो, तो पानी वाले वेसिकल को हम क्या बोलते हैं, पिन्नोसोम। तो जिस वेसिकल, वेसिकल का मतलब क्या है बच्चों, बैग है, अगर उस बैग के अंदर पानी होगा, लिक्विड होगा, तो हम उस वेसिकल को बोलते हैं पिन्नोसोम। और अगर उसमें खाना होगा, फूड पार्टिकल होगा, तो हम उसको बोलते हैं फैगोसोम, या तुम नॉर्मली उसको क्या बोल सकते हो बच्चों, फूड वैक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से एक सेल के अंदर बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पिन्नोसोम आ सकते हैं, फैगोसोम आ सकते हैं। यार हम जो भी चीज खाते हैं मेरे बच्चों, क्या वो सारी की सारी चीजें डाइजेस्ट हो जाती है, नहीं, कुछ वेस्ट भी सिक्रीट होता है, कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम बाहर फेंक देते हैं शरीर से, क्लियर है। सिमिलरली इन सब के बाद जो वेस्ट निकलेगा उनको भी बाहर फेंकना जरूरी है, और बाहर फेंकने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, या हम कहते हैं सेल ने उल्टी कर दी है, वॉमिट कर दी है, उसको हम सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं, या हम उसको ईफैजी भी बोल सकते हैं,
ठीक है, प्रोसेस समझना जरूरी है। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा बच्चों कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं, इन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इन पे कुछ क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन हेल्प्स टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जब हमारा नेचर फ्लूइड है तो उसकी वजह से क्या हो पा रही है, उसकी वजह से सेल ग्रोथ हो पा रही है, बिल्कुल सही। सेल डिवीजन हो पा रही है, बिल्कुल सही, देखो नोट्स में मिला होगा। इंटरसेलुलर जंक्शंस बन रहे हैं, बिल्कुल सही। एंडोसाइटोसिस हो रही है, बिल्कुल सही। दैट मींस ऑल ए एंड बी आर सी एंड मतलब ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यस, ये स्ट्रक्चर है यार, एनसीईआरटी लाइन है। एनसीईआरटी यार आपकी सब कुछ है। किसी बुक को कितना प्यार करते हो या नहीं करते हो, एनसीईआरटी को करो यार, क्योंकि व्हाट दे विल डू, दे विल give you fill in the blanks and this complete line is from NCERT. For example, the possible structure of plasma membrane was deduced from the chemical studies in, किस पे हमने पढ़ा था chemical study, RBC पर। The cell membrane is composed of, किसका बना हुआ है बच्चों, लिपिड का, जो किस फॉर्म में अरेंज्ड है, बाइलेयर में। The most widely accepted model of plasma membrane is fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson. चलो अब अरेंज करते हैं। ए में ह्यूमन आरबीसी दे रखा है, बट डी वाला तो सिंगर एंड निकोलसन है, यहां पर रॉबर्टसन दे रखा है, कतई गलत। ठीक है, फिर देखो बी ऑप्शन यहां पर दे रखा है लिपिड, चलो ठीक है। सी दे रखा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यार ये तो हमारा सही हो गया, मतलब सही आंसर हमें बी मिल चुका है, बट सी और डी देख लेते हैं क्यों गलत है। बी के लिए प्रोटीन लिखा हुआ है, नहीं, बी प्रोटीन थोड़ी बाइलेयर में अरेंज होता है, लिपिड बाइलेयर में अरेंज होता है। डी ये वाला सही था। सी में दिखा रखा नर्व सेल पे नहीं देखा था बच्चों, आरबीसी पे देखा था, ये वाला सही दे रखा है। बट ओवरऑल हम वही मार्क करेंगे जिसमें दोनों चीजें सही हो, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब दो क्वेश्चंस और हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं यार, स्टेटमेंट ए ले रखा है कि no organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cell except for ribosomes. Yes, this is again the line of NCERT. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि एकमात्र जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेल जो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में, दैट इज राइबोसोम। दैट्स मीन बच्चों ये स्टेटमेंट सही है। Fimbriae are known to help in attaching the bacteria to rocks and stream and also to the host tissue. ये भी सही है। That means यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों, that which of the following statement is incorrect with respect to the prokaryotes? So they have primitive type of cell that lack nucleus. ये तो सही है, बट हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। They have membrane bound cell organelles like ER. No. They have 70S ribosomes. True. They multiply much faster than eukaryotic cell. दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो यहां पर बच्चों, यहां पर तुम्हें क्या इनकरेक्ट मिला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब फटाक से ना सेकंड पर मत टिक करके चले जाना, हमेशा चारों ऑप्शंस पढ़ करके तुम्हें आंसर्स करने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमें सही सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या मिला। क्लियर है? सो दिस इज हाउ हमें अप्रोच करना है टुवर्ड्स नीट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने पढ़ा है कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, और डिफरेंस पढ़ा है हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे सेल वॉल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, सेल वॉल की। सेल वॉल हमारा कैसा होता है बच्चों, सेल वॉल आपको पता है, सेल वॉल हमारा आउटर मोस्ट है। कैसा है हमारा, आउटर मोस्ट कवरिंग है बच्चों। आउटर मोस्ट है तो ऑब्वियसली क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन। कवच है ना, तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा यार। इसके अलावा कैसा होता है, ये रफ होता है, रफ इन द सेंस, यहां पर रफनेस का मतलब है रिजिडनेस था, बहुत रिजिड होता है, बहुत टफ कवरिंग होती है, तभी तो प्रोटेक्शन मिल रहा है। और क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, नहीं, दे आर नॉन लिविंग। इनका जो कॉम्पोजिशन होता है ना बच्चों,
इनका जो कॉम्पोजिशन होता है ना, वो कॉम्पोजिशन वेरी करता है। जैसे हम अगर अपनी बात करें तो हमारे पास तो है ही नहीं यार, है ना। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में किसका बना हुआ है मेरे बच्चों? बैक्टीरिया में बना हुआ है ये पेप्टिडोग्लाइकेन का। किसका बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। फंजाई में किसका बना हुआ है होता बच्चों? फंजाई में ये बना हुआ होता है काइटिन का। काइटिन क्या होता है? इट इज होमोपॉलीमर ऑफ नैग। होमोपॉलीमर ऑफ नैग। नैग इज एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसकी चेन होती, सिर्फ इसकी चेन होती है लंबी, तो वो क्या बन जाती है हमारी? काइटिन। एल्गी, एल्गी में किसका बना होता है बच्चों? एल्गी में बना होता है ये सेल्यूलोज का, जो मेन होता है, प्लस गैलेक्टेंस मौजूद होते हैं, प्लस मैनिन्स मौजूद होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स, जो कुछ फॉर्म ऑफ ग्रीन एल्गी में मिलते हैं। और अगर मैं हायर प्लांट्स की बात करूं बच्चों, हायर प्लांट्स में क्या क्या होता है? हायर प्लांट्स में मेनली क्या होता है? जो मेन होगा बच्चों दैट इज तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के अलावा क्या होता है बच्चों? सेल्यूलोज के अलावा इनके पास मिलता है हेमीसेल्यूलोज, प्लस दे हैव पेक्टिन एंड प्लस दे हैव प्रोटीन, जो ट्रेसेस में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हायर प्लांट्स की बात हो गई। एनिमल सेल की बात करें यार, एनिमल सेल में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, होती ही नहीं है। ऑल्दो हमने वही एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे जैसे हम आगे और चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको और भी पता चलेगा कि और कहाँ कहाँ सेल वॉल नहीं हो सकती है, और अगर होती है तो किसकी बनी होती है। जैसे कभी कभार ऑप्शन में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, बट सेल्यूलोज भी तो नहीं है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर को और क्या लिखा होता है? द वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज नॉन सेल्यूलोजिक। ठीक है, सेल्यूलोजिक कहां पर होगा? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होगा। तो एक सेल वॉल क्या है? ठीक है, ये पढ़ लिया हमने जनरल। अब सेल वॉल की लेयर अगर डिस्कस करें बच्चों, तो तुम्हें एक डायग्राम दिखाना चाहूंगी। प्लांट के पास एक तो सेल नहीं है यार, बहुत सारी सेल है प्लांट के पास। तो देखो यहाँ पर 3D डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है ना, जिसमें आपको 3 सेल दिखाई दे रहे हैं। दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2 एंड दिस इज सेल 3। दिख रहा है ना। अब एक चीज देखो यार, 3D डायग्राम में सारे के सारे एक चीज से जुड़े हुए हैं। ये बीच वाला पोर्शन जो यहां पे भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, ऑरेंज वाला, यहां पे भी दिखाई दे रहा है, यहां पे भी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स बच्चों प्लांट सेल में सेल कितने भी हो, सारे के सारे आपस में चिपके हुए होते हैं। और उस चिपकी हुई सेल को क्या बोलते हैं? चिपकाने वाली चीज को क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। तो सबसे पहले बच्चों मिडिल लैमेला की बात करते हैं। मिडिल लैमेला क्या होता है बच्चों? थिन। क्या काम करता है? स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि नेचर क्या होता है? स्टिकी। सीमेंट का काम करते हैं, दैट मीन्स इट एक्ट एज सीमेंटिंग लेयर। सीमेंट जैसा टेक्सचर होता है, तुम इसको क्या बोलते हैं? द नेचर इज एमॉर्फस। यार सिंपल सी बात है यार, तुम्हारे घर में कमरे हैं, सारे कमरे लाइन से हैं, है ना, तो ऑब्वियसली 2 कमरे जो अगल बगल मौजूद हैं, एडजेसेंट मौजूद है, उनकी कॉमन दीवार होगी जो उनको जोड़ करके रखी है। सिमिलरली जितने भी सेल प्लांट में होते हैं वो आपस में सीमेंटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ विच लेयर? विद द हेल्प ऑफ मिडिल लैमेला। ठीक है, सो ये हमारा नेचर कैसा हो गया इसका? एमॉर्फस। किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। अगर क्वेश्चन आए कैल्शियम पेक्टेट के ऊपर तो मेजरली क्या होता है? कैल्शियम पेक्टेट। बट इसके अलावा ये किसका बना होता है बच्चों? मैग्नीशियम पेक्टेट का भी बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नीशियम पेक्टेट का। ठीक है, इसके बाद बच्चों यार कच्चा फल खा पाते हो? कच्चा अमरूद बड़े मजे में खा पाते हो? नहीं खा पाते, बहुत टाइट होता है। बट यार पका हुआ खा लेते हो। दैट मीन्स जब धीरे धीरे फ्रूट्स राइपेंड होते हैं तो ये जेली लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्रूट्स को क्या बना देते हैं? सॉफ्ट। तो एक और फंक्शन हमें पता चल गया, दे हेल्प इन softening of fruit, और you can write they help in ripening of fruits। तो ये हमने पढ़ा है बच्चों किसके बारे में? मिडिल लेयर के बारे में, isn't it? अब देखो सबसे इसके बाद तुम्हें कौन सी लेयर दिखाई दे रही है?
ये सबसे बाहर ग्रीन वाली क्या है, देखो प्राइमरी वॉल है जो पतली सी दिखाई दे रही है। इसके बाद देखो कौन प्रेजेंट है, मोटी सी लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वॉल। और उसके बाद देखो बच्चों एक येलो सी लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। तो इसीलिए हमने लिखा था, या आपने पता होना चाहिए, चलो लिख भी देती हूं, कि जो हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है दैट इज प्रेजेंट आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा हमने डायग्राम में भी देखा है बच्चों। तो अभी बस मैंने आपको अरेंजमेंट्स बताई हैं बच्चों की अरेंजमेंट कैसी होती है सेल वॉल की, क्लियर है। तो सबसे बाहर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के जस्ट अंदर क्या दिखाई दे रहा है, पतली सी लेयर प्राइमरी वॉल की। उसके बाद सेकेंडरी वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो क्लियर है बच्चों, अभी तक हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है, पर्टिकुलरली मिडिल लैमेला तो कंप्लीटली डिस्कस भी और लिख भी लिया है। अब हमारे पास बचे हैं दो और वॉल्स के बारे में लिखना, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अबाउट प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल आपको सबसे बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, यस और नो, मतलब सोचो ऑब्वियसली कहां की तरफ दिखाई दे रही है, सबसे बाहर की तरफ। कितनी लेयर थी बच्चों, एक लेयर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिंगल लेयर। सिंगल लेयर होने की वजह से इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है बच्चों, थिन। और ये कहां पर मिलते हैं बच्चों, ये मिलते हैं यंग प्लांट सेल में। वेयर, इन यंग प्लांट सेल। यार अगर आप छोटा सा कोई प्लांट देखते हो, जैसे आम का ही देख लो, आम का पौधा देख लिया, तो ऑब्वियसली उसके सेल जो है वो भी यंग है। तो क्यों है यंग और क्यों इलास्टिक होते हैं इतने, क्योंकि वो उस टाइम पे सिर्फ किसके बने हो बच्चों, सिर्फ प्राइमरी वॉल के बने हुए हैं। अभी उनकी थिकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। धीरे धीरे जैसे वो मैच्योर होते हैं वो सेकेंडरी वॉल बनाना शुरू कर देते हैं, तो मैच्योरिटी के टाइम वो थोड़े थिक हो जाते हैं। बट शुरू में जब वो यंग है तो दे आर वेरी इलास्टिक। व्हाई, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर दैट इज प्राइमरी वॉल, जो थिन होती है और कैसी होती है, इलास्टिक होती है। और जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है ना बच्चों, सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन होने लगेगी और प्राइमरी वॉल खत्म होने लगेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिशेस आफ्टरवर्ड्स, या यू कैन राइट लेटर ऑन। ठीक है बच्चों, इलास्टिक भी ज्यादा होते हैं, इसको मैं ऊपर एरो दिखा रही हूं, दैट मींस इलास्टिसिटी इज हाई। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, हमारे पास क्या है, हमारे पास सेकेंडरी वॉल है। ठीक है, तो सेकेंडरी वॉल के बारे में लिख लेते। नेक्स्ट इज आवर सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल को, सेकेंडरी वॉल भी जैसे हमें जब दिखाई दे रहा था बच्चों डायग्राम में, जैसा हमने देखा था, तो थिकनिंग ज्यादा थी। क्यों थिकनिंग ज्यादा थी, क्योंकि सिंगल लेयर नहीं होते, ये जनरली 3 लेयर्ड होते हैं। क्या, दे आर जनरली 3 लेयर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम, सबसे बाहर की तरफ क्या है, एक ही सेल बना रही हूं, सबसे बाहर की तरफ ये क्या है, ये है हमारी प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी के अंदर क्या बनती है, प्राइमरी के अंदर क्या बनेगी, सेकेंडरी। तो ये हमने क्या बना दी बच्चों, सेकेंडरी वॉल। ठीक है, 3 लेयर है, ये सबसे पहली लेयर बनी है सेकेंडरी की, तो हम इसको लिख देते हैं S1। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा, दूसरा लेयर। तो दूसरा लेयर चलो मार्क कर देते हैं, ये दूसरा लेयर है सेकेंडरी वॉल का, तो हम इसको क्या लिखेंगे, S2। और एक और वॉल बन सकती है, कलर चेंज करते हैं, येलो। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर कितनी लेयर है, दे आर यूजुअली 3 लेयर्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों 3 लेयर, तो आपको दिखाई दे रहा है सेकेंडरी वॉल का S1, S2 एंड S3। इसमें सबसे नया कौन होगा, जो सबसे बाद में बना है, तो इसको बोलते हैं न्यूएस्ट। सबसे पुराना कौन होगा, जो सबसे पहले बना है, दैट इज S1। तो आप ऑब्वियसली देखो ना, प्राइमरी तो सिंगल थी, तो ऑब्वियसली वो थिन और इलास्टिक थे। अब ये मोटी हो गई है, क्यों, क्योंकि उसके पास 3 लेयर्ड है, तो ये थोड़े थिक होते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ सेल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ सेल। इलास्टिसिटी होती है बहुत कम, इसीलिए ये हमारे कहां पर मिलते हैं, मैच्योर प्लांट सेल में, जो बहुत रिजिड होते हैं, बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होते। दे आर प्रेजेंट इन मैच्योर प्लांट सेल। कहां पर बन रहे हैं, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, दे आर फॉर्म्ड इनर टू प्राइमरी वॉल, दे आर फॉर्म्ड इनर टू प्राइमरी वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हमेशा इंट्रिंसिक होती है, अंदर की तरफ से, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, क्योंकि हमने डायग्राम में भी देखा था, दे आर फॉर्म्ड आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके अंदर की तरफ तुम्हें दिखाई देगी। अब ये जो लेयर अब मैं बना रही हूं ना, ये किसकी होगी, ये होगी तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तुम कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया बच्चों? तो मिडिल लैमेला सीमेंटिंग लेयर होता है, ये एक और सेल होगा तो इन दोनों सेल को जोड़ करके रखेगा। उसके बाद तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, उसके बाद तुम्हें दिखाई दे रहा है प्राइमरी वॉल सिंगल लेयर, उसके बाद तुम्हें 3 लेयर किसकी दिखाई दे रही है, सेकेंडरी की, और उसके अंदर मोस्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों पिट्स के बारे में। पिट्स क्या होते हैं? तो इफ आई टॉक अबाउट पिट्स, पिट्स का लेटरल मतलब क्या होता है यार? पिट्स का लेटरल मतलब होता है गड्ढा, है ना। सड़कों पे आप सड़क पर चलते हो, है ना, आपने देखा होगा प्लेन तो होती नहीं है, कहीं कहीं पर सड़कें धंस चुकी हैं, तो धंसने की वजह से गड्ढा बन गया, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पिट्स। सिमिलरली हमारे सेल में भी ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? पिट्स में प्राइमरी वॉल तो होती है, प्राइमरी वॉल तो प्रेजेंट होती है, बट सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है। सेकेंडरी वॉल एब्सेंट एट सर्टेन प्लेसेस, तो ऑब्वियसली अनइवन हो गया ना। प्राइमरी तो है बट सेकेंडरी नहीं होने की वजह से वो थिकनिंग मिसिंग है ना, तो गड्ढा बन गया। और उसी अनथिकेंड एरिया को क्या बोलते हैं बच्चों? उसी अनथिकेंड एरिया को हम बोलते हैं पिट्स। अनथिकेंड एरिया इज नोन एज पिट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको नॉर्मल चीज समझाऊं, तो मिडिल लैमेला ड्रॉ करते हैं, दिस इज मिडिल लैमेला, है ना, ये एक सेल होगा, ये दूसरा सेल होगा, तो चलो ड्रॉ करते हैं। प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल, दिस इज द प्राइमरी वॉल, जस्ट अ सेकंड, दिस इज योर प्राइमरी वॉल। मिडिल लैमेला के जस्ट बाद क्या दिखती है, प्राइमरी वॉल। ये दोनों सेल की हमने प्राइमरी वॉल बना दी। अब क्या होता है बच्चों, प्राइमरी वॉल तो दोनों के पास है, बट जब सेकेंडरी वॉल की बारी आती है तो सेकेंडरी वॉल सिर्फ तुम्हें यहां दिखाई दे रही है, फिर तुम्हें यहां दिखाई दे रही है, फिर तुम्हें यहां दिखाई दे रही है। तो बीच बीच में देखो, इस वाले सेल के बीच बीच में देखो बच्चों, यहां पर गायब है, यहां पर गायब है, तो थिकनिंग यहां पर जितनी होनी चाहिए उतनी दिखाई दे रही है नहीं। इसी अनथिकेंड एरियाज को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज पिट्स। ठीक है, तो पिट्स वैसे बहुत टाइप्स के होते हैं, जनरली बहुत इन द सेंस 2 टाइप की बात करते हैं, सिंपल एंड बॉर्डर्ड, बट तुम्हें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना बच्चों कि पिट्स वो चीजें होती हैं जहां पर सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो गड्ढा बन जाता है, थिकनिंग कम होती है। जैसे यहाँ पर देखो गड्ढा बन गया है, यहाँ पर देखो गड्ढा बन गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पिट्स बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद इसके अलावा बच्चों वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा, यार प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ये एक नई चीज आई अभी तक। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैं बनाऊं एक सेल, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना है, सेल बन रहा है, सेल बहुत बड़ा बन गया, एक सेकेंड, ठीक है, ये बना एक सेल, है ना, साइड में बनाते हैं बच्चों इसके दूसरा सेल, दिस इज सेल 1 एंड दिस इज सेल 2। इन दोनों सेल को कौन जोड़ करके रखता है? इन दोनों सेल को बच्चों जो जोड़ करके रखता है दैट इज योर क्या बोलते हैं इसको, मिडिल लैमेला, व्हिच इज अ सीमेंटिंग लेयर। थोड़ा और मोटा होना चाहिए था, दिस इज सीमेंटिंग लेयर, दैट इज मिडिल लैमेला। और ये है हमारा सेल 1 और ये है हमारा सेल 2 फॉर एग्जाम्पल। और जो ये तुम्हें लेयर दिखाई दे रही है बच्चों, ये किसकी है, प्राइमरी वॉल की। इसके अंदर चलो सेकेंडरी वॉल भी बना देते हैं, प्राइमरी वॉल के अंदर ही बनती है हमेशा सेकेंडरी वॉल। ये देखो, ये बनाते हैं सेकेंडरी वॉल, ये बना रहे हैं हम सेकेंडरी वॉल। थिक दिखा रहे हैं क्यों? क्योंकि थिकनिंग इनकी ज्यादा होती है, क्योंकि ये 2 से 3 लेयर होती है। ठीक है बच्चों, जैसा सेकेंड, ये देखो यहाँ पे हमने बना दी, अब यहाँ पे बना देते हैं सेम सेकेंडरी वॉल। ओके, अब हो क्या रहा है बच्चों, होता क्या है, अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे ना
तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जो बच्चों को समझ नहीं आती है कि जो सेल वॉल है और जो मिडिल लैमेला है, सेल वॉल और जो मिडिल लैमेला है, एनसीईआरटी लाइन, दैट इज ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, दैट इज ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये क्या चीज है बच्चों? ट्रैवर्स का मतलब होता है आर पार हो जाना, ठीक है, इधर से उधर चले जाना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यार ये देखो, यहां पर दो सेल के बीच में बच्चों प्रेजेंट होता है हमारा गैप। क्या प्रेजेंट होता है? गैप। दिखाई दे रहा है गैप? गायब हो गई ये सारी वॉल्स, सब कुछ गायब हो गया, मिडिल लैमेला गायब हो गया, सेल वॉल जो बना रखी थी वो भी गायब हो गया। और गायब होने की वजह से अब इस सेल की चीजें इस सेल में आर पार हो सकती है, नहीं हो सकती है? ये क्या है? इस सेल का साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? ये इस सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल 2 का। और ये भी क्या है बच्चों? ये इस सेल का साइटोप्लाज्म है। तो हो क्या रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा बनने की वजह से ये जो गैप बना, इस गैप को हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये गैप बनने की वजह से दो सेल का साइटोप्लाज्म क्या हो गया है? कनेक्ट हो गया है। तो सबसे पहला हम पॉइंट लिखेंगे दैट इट कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल, जैसा हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर कोई सामान सेल टू सेल जा रहा है, सेल टू सेल जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्ट सिस्टम। दे फॉर्म सिम्प्लास्ट सिस्टम विद इन डेड वॉल। सेल वॉल के बीच में बना है ना ये गैप। सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड होता है और नॉन लिविंग होता है, तो इसलिए हमने नॉन लिविंग का मतलब डेड है। बट प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो गैप बन रहा है बच्चों, ये क्या कर रहा है? ये दो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग पार्ट होता है। दैट मींस ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं कि सिम्प्लास्ट सिस्टम बना रहा है। और सिम्प्लास्ट का मतलब क्या होता है? दे फॉर्म लिविंग सिस्टम। जिन बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा वो ऐसे समझ सकते हैं यार कि मान लो तुम्हारे घर में दो कमरे हैं, उन दोनों में आना आर पार नहीं कर सकते, तुम नहीं जा सकते। उन दोनों कमरे में बीच में दीवार थी, दीवार को तोड़ दो यार, एक जगह से दरवाजा बना दो, फिर इस कमरे से इस कमरे तक जाते रहोगे, आर पार होते रहोगे। तो आर पार किससे हुए हो? जो दरवाजा बनाया, तो उस दरवाजे को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। सिमिलरली दो सेल के बीच में भी गैप है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। फिर यार एक चीज देखो ना, एक चीज देखो, हमने सेल वॉल बना दिया, सेकेंडरी वॉल के अंदर एक और लेयर तो होगी। सेकेंडरी वॉल के अंदर क्या होगी? सेकेंडरी वॉल के अंदर तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। यस और नो? बिल्कुल होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो ड्रॉ कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए एक और लाइन हम बोलते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सबसे अंदर की तरफ है, एज वी आर ड्रॉइंग, है ना। बना लिया हमने पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा बना है, जो गैप बना है, क्या वो लाइंड नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से? वो भी लाइंड है। तो हम तीसरी पॉइंट यहां से जो लिखेंगे दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा ये निकलते कहां से हैं? यहां पर एक ट्यूब लाइक चीज होती है, और ये कहां से निकलते हैं? They are the origination of, they arise from endoplasmic reticulum। कौन इनको बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? डेस्मोट्यूब्यूल। देखो जो गैप है वो प्लाज्मोडेस्माटा है। जिस जरिए के थ्रू, जिस पाइप के थ्रू, जिस ट्यूब के थ्रू यहां का सामान यहां जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डेस्मोट्यूब्यूल। और ये किसका बना हुआ है? ER, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। दोबारा से रिपीट करती हूं, किसका बना हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेल वॉल और मिडिल लैमेला होता है वो आर पार मतलब ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, जो गैप प्रेजेंट है। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये सारी लाइंस हैं जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइंस है एनसीईआरटी की। और प्लाज्मोडेस्माटा की ही वजह से सामान एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। मान लो पानी ही जाना है, तो पानी अगर इस सेल से इस सेल में जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? इट विल गो विद द हेल्प ऑफ
प्लाज्मोडेस्माटा। तो हमने सेल वॉल पढ़ लिया, सेल वॉल की जितनी लेयर्स थी वो कवर कर ली, पिट्स क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है वो कवर कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है बच्चों, अभी हमने पढ़ा आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो ऑब्वियसली इसका एक जो काम होगा दैट वुड बी प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम इंजरी से, इंजरी से प्रोवाइड करेगा, और किससे प्रोवाइड करेगा, पैथोजन के अटैक से, फ्रॉम पैथोजन अटैक। इसके अलावा बच्चों दे एक्ट एज बैरियर, दे एक्ट एज बैरियर। क्यों, जैसे फॉर एग्जाम्पल यार ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है बच्चों, सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना जूम करके, तो सेल वॉल में क्या मौजूद है, सेल वॉल में क्या मौजूद है बच्चों, सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स। क्या मौजूद है, सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स, फाइन लेयर्स है ना। और ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्या मौजूद है, इस मैट्रिक्स में मौजूद हैं बच्चों अदर केमिकल्स जो हमने पढ़े हुए थे, जिसमें आ गया तुम्हारा पेक्टिन, प्रोटीन्स, है ना। तो ये सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल होने की वजह से इनके बीच में ये देखो जो गैप्स है ना ये बहुत कम है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल इन गैप्स में आ जाता है तो इनका मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फंस जाते हैं वो, क्योंकि इसमें तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ नहीं पाते। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेल वॉल होता है दे एक्ट एज बैरियर। इसके अलावा और क्या काम होता है बच्चों, सेल वॉल कवच की तरह तो काम कर ही रहा है, ये ऑस्मोटिक बस्टिंग से भी बचाता है। इट प्रिवेंट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक बस्टिंग। व्हाट इज ऑस्मोटिक बस्टिंग, यार एक तुम बलून में भी हवा भरते रहोगे ना तो क्या होगा, एक टाइम के बाद उसकी लिमिट खत्म, इतना तेज हवा भरोगे वो फट जाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट है यार हवा लेने की। सिमिलरली ऑस्मोसिस की भी लिमिट होती है, अगर जरूरत से ज्यादा पानी जाए एक सेल के अंदर तो सेल फट जाएगा, जैसे आरबीसी, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं होती। बट अगर कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल के पास अगर पानी जा रहा है, ऑस्मोसिस जा रहा है, तो सेल वॉल उसको रेगुलेट कर सकता है, ऑस्मोसिस से बचा सकता है, ऑस्मोटिक बस्टिंग से बचा सकता है। इसलिए हम इसको लिखते हैं इट प्रिवेंट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक बस्टिंग। इसके अलावा इट प्रोवाइड सेल टू सेल इंटरैक्शन, इट प्रोवाइड सेल टू सेल इंटरैक्शन। थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर सकते हैं। व्हाई, बिकॉज द लेयर इज परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट को भी जाने दे और सोल्यूट को भी जाने दे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह नहीं है ये। और इट प्रोवाइड शेप, इट प्रोवाइड शेप। तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बच्चों। बट आपको मैं एक होमवर्क देना चाहती हूँ, और वो होमवर्क है, क्वेश्चन है कि आपको ABC दिया हुआ है और आपको इन लेयर्स को अरेंज करना है। जैसे ए लेयर के बारे में लिखा हुआ है कि ये लेयर केपेबल है ग्रोथ के लिए और डिमिनिश कर जाती है ग्रेजुअली। फिर बी लेयर के लिए दिखा हुआ है कि फॉर्म टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, और तीसरे लेयर के बारे में दिखा हुआ है कि दिस लेयर होल्ड्स और ग्लूज डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। पहले तो आपको इन तीनों लेयर्स को पहचानना होगा और इनको फिर अरेंज करना होगा बच्चों। तो सारे बच्चों को जवाब देना है, देखते हैं कौन सही जवाब देता है, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किस बच्चों ने कैसा जवाब दिया है, और मिलेंगे, मैम बताएंगे आपको इसका सही जवाब क्या है। ठीक है बच्चों, तो रिवाइज करके आना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।